चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। 5 राज्यों के 7 एयरपोर्ट प्रोजेक्ट का शिलान्यास उद्घाटन आज। इनमें 3 नए एयरपोर्ट शामिल। प्रोजेक्ट्स की लागत 6100 करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, 5 राज्यों के 7 एयरपोर्ट से जुड़े अलग अलग प्रोजेक्ट्स की आधारशिला और शिलान्यास रविवार शाम करीब 4 बजे हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6100 करोड़ रुपए के एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स का वाराणसी में उद्घाटन कर रहे थे। इसमें उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मध्य प्रदेश के रीवा और छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में नए एयरपोर्ट का उद्घाटन भी शामिल है। इन तीनों एयरपोर्ट के शुरू होने से पैसेंजर्स अराइवल की क्षमता सालाना 2.3 करोड़ बढ़ जाएगी। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। बम की धमकी, आज 20 फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग। 7 दिन में 90 विमानों में बम की धमकियां। केंद्र ने डीजीसीए प्रमुख को हटाया। जी हां दोस्तों, देश में यात्री विमानों को मिल रही धमकी का सिलसिला लगातार जारी है। रविवार को 20 से ज्यादा फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकी मिली। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इंडिगो, विस्तारा और एयर इंडिया की 6 फ्लाइट्स को धमकी मिली है। एक दिन पहले शनिवार को 30 से ज्यादा विमानों को धमकी मिली थी। इसके चलते सैकड़ों यात्री घंटों परेशान हुए। वहीं दोस्तों, पिछले एक सप्ताह में 90 से ज्यादा विमानों को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। बाद में ये सभी झूठी भी साबित हुई। इन धमकियों की वजह से अब तक 200 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है और कोई भी अपराधी पकड़ में भी नहीं आया है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। 99 में से 89 सिटिंग एमएलएज पर जताया भरोसा, बागियों से बनाई दूरी। महाराष्ट्र में बीजेपी की पहली लिस्ट की बड़ी बातें। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की रणभेदी बज चुकी है। 288 सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होना है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने 99 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। इसमें कुछ नेताओं को टिकट मिला है तो किसी की टिकट कटी है। इस पहली लिस्ट में देवेंद्र फडणवीस, चंद्रशेखर बावनकुले, राधाकृष्ण विखे पाटिल, चंद्रकांता पाटिल, आशीष शेलार, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री राव साहेब दानवे के बेटे संतोष जैसे प्रमुख नामों की घोषणा की गई है। दोस्तों आपको बता दें, बीजेपी की पहली लिस्ट में 99 नामों में से 89 मौजूदा विधायकों को फिर से टिकट दिया गया है, जबकि भाजपा की पहली सूची में एक भी अल्पसंख्यक चेहरा नहीं है। हालांकि अधिकांश उम्मीदवार ओबीसी, मराठा और कुछ आदिवासी समुदाय से हैं, जो वर्षों से भाजपा का पारंपरिक वोट बैंक रहा है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। कश्मीर मैराथन में सीएम उमर 2 घंटे में 21 किलोमीटर दौड़े। कहा, स्ट्रेस मिटाने के लिए ड्रग्स की जरूरत नहीं, दौड़ काफी है। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के पहले मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के 4 दिन बाद रविवार को उमर अब्दुल्ला कश्मीर हाफ मैराथन रेस में दौड़े। श्रीनगर के पोलो स्टेडियम से मैराथन को हरी झंडी दिखाने के बाद उन्होंने 21 किलोमीटर की दौड़ 2 घंटे में पूरी की। उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर लिखा कि आज खुद से खुश हूं, स्ट्रेस मिटाने के लिए ड्रग्स की जरूरत नहीं होती। एक अच्छी दौड़ उत्साह और जोश से भरने के लिए काफी होती है, चाहे वह 1 किलोमीटर की दौड़ हो या फिर एक मैराथन हो। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 21 किलोमीटर की दौड़ 5 मिनट 54 सेकंड प्रति किलोमीटर की औसत गति से पूरी की। अपने जीवन में कभी 13 किलोमीटर से ज्यादा नहीं दौड़ा था। आज मैं बस चलता रहा, अपने जैसे दूसरे शौकिया स्प्रिंटर्स के उत्साह से प्रेरित होकर दौड़ता रहा। कोई ट्रेनिंग नहीं की, कोई प्लानिंग नहीं की, रास्ते में सिर्फ एक केला और 1-2 खजूर खाए। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए, क्या आपने भी कभी किसी मैराथन में हिस्सा लिया है? चलिए जान लेते हैं अगली खबर। गाजा में आईडीएफ का भीषण हवाई हमला, 73 फिलिस्तीनियों की मौत, कहर बरपा रही इजरायली सेना। जी हां दोस्तों, गाजा पट्टी के बेत लाहिया इलाके में इजराइल ने बड़ा हमला किया। इस हमले में कम से कम 73 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। न्यूज एजेंसी राइटर्स के मुताबिक यह हमला शनिवार देर रात बम विस्फोट के जरिए किया गया। इस हमले के बाद कई लोगों के मलबे में दबे होने की भी बात कही जा रही है। हमास का कहना है कि इजराइल ने अपने इस ताजा हमले में भीड़ भाड़ वाली जगह को निशाना बनाया है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। 36 साल बाद घर में न्यूजीलैंड से टेस्ट हारा भारत। पहली पारी में 46 रन पर सिमट गई थी टीम। यही हार की सबसे बड़ी वजह बनी। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ बेंगलुरु टेस्ट में 8 विकेट से हार झेलनी पड़ी। टीम 36 साल के बाद कीवियों के खिलाफ अपने घर में ही हारी है। पिछली हार 1988 में वानखेड़े स्टेडियम में मिली थी। दरअसल दोस्तों, भारतीय टीम ने कीवियों को जीत के लिए 107 रन का टारगेट दिया था, जिसे मेहमान टीम ने रविवार को 2 विकेट खोकर हासिल किया। विल यंग 45 और रचिन रविंद्र 39 रन बनाकर नाबाद लौटे। टीम इंडिया दूसरी पारी में 462 रन पर ऑल आउट हो गई थी। न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 402 और इंडिया ने 46 रन बनाए थे।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अमेरिका से इजराइल की खुफिया जानकारी हुई लीक। इसमें ईरान पर इजरायली पलटवार से जुड़े सीक्रेट डॉक्यूमेंट टेलीग्राम पर एक चैनल ने पोस्ट किए। जी हां दोस्तों, अमेरिका से इजराइल के सीक्रेट डॉक्यूमेंट लीक हो गए हैं। इनमें ईरान पर हमले की प्लानिंग थी। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने इस मामले में जांच भी शुरू कर दी है। CNN ने एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से लिखा है कि इस तरह के डॉक्यूमेंट का लीक होना अमेरिका के लिए गहरी चिंता का विषय है। इन डॉक्यूमेंट पर 15 और 16 अक्टूबर की तारीख लिखी हुई है। उन्हें 18 अक्टूबर शुक्रवार को टेलीग्राम पर मिडिल ईस्ट इंस्पेक्टेटर नाम के चैनल ने पोस्ट किया है। इन पर टॉप सीक्रेट लिखा हुआ है। साथ में यह भी बताया गया है कि ये डॉक्यूमेंट सिर्फ अमेरिका और उसके सहयोगी देश ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन के लिए हैं। यह सभी देश खुफिया नेटवर्क 5 आइज का हिस्सा हैं। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। एकता कपूर और उनकी मां पर पोस्को एक्ट में केस दर्ज। वेब सीरीज गंदी बात में नाबालिग लड़कियों के आपत्तिजनक सीन्स फिल्माने का आरोप। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड और टीवी सीरियल की प्रोड्यूसर एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर के खिलाफ मुंबई में पोस्को एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। यह केस OTT प्लेटफॉर्म ऑल्ट बालाजी की वेब सीरीज गंदी बात के सीजन 6 से जुड़ा है। दरअसल दोस्तों, एकता और उनकी मां पर आरोप है कि उन्होंने इस वेब सीरीज में नाबालिग लड़कियों के आपत्तिजनक सीन्स फिल्माए थे। हालांकि ये विवादित एपिसोड इस ऐप पर फिलहाल स्ट्रीम नहीं हो रहा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। महाराष्ट्र चुनाव पर कांग्रेस CEC की बैठक रद्द। आज मीटिंग के बाद पहली लिस्ट आ सकती थी। कल देर रात तक मुंबई में मीटिंग हुई थी। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र कांग्रेस ने 20 अक्टूबर को होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक को रद्द कर दिया। इसमें विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप दिया जाना था। इस बैठक के बाद ही कांग्रेस कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट आनी थी, लेकिन अब यह बैठक कल शाम 5 बजे होगी। इसके बाद ही कांग्रेस के उम्मीदवार घोषित हो सकेंगे। एक दिन पहले 19 अक्टूबर को भी मुंबई के ट्राइडेंट होटल में 6 घंटे तक बैठक चली थी और देर रात में खत्म हुई थी। इसके बाद 17 अक्टूबर को एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा था कि महाविकास अघाड़ी में 288 विधानसभा सीटों में से 200 सीटों पर आम सहमति बन चुकी है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। रेमो, उनकी पत्नी समेत 5 लोगों पर धोखाधड़ी का केस। डांस ग्रुप का आरोप, शो में जीती 11.96 करोड़ की इनामी राशि हड़पी। जी हां दोस्तों, फेमस डायरेक्टर कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा और उनकी पत्नी लीजेल डिसूजा समेत 5 अन्य लोगों के खिलाफ मुंबई पुलिस ने चीटिंग का मामला दर्ज किया है। ठाणे पुलिस ने बताया कि बीते शनिवार को एक डांस ग्रुप ने यह शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके अनुसार रेमो और उनकी पत्नी समेत अन्य सभी लोगों पर 11.96 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया है। दोस्तों आपको बता दें, 26 साल के पीड़ित डांसर ने 16 अक्टूबर को मुंबई के मीरा रोड पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत दर्ज करवाई थी। इस शिकायत के मुताबिक डांसर और उनके ग्रुप के साथ साल 2018 से लेकर जुलाई 2024 के बीच धोखाधड़ी की गई है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। बाबा सिद्दीकी के दाऊद से थे संबंध। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शार्प शूटर के बयान के बाद यूपी के 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड। जी हां दोस्तों, मथुरा में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक शार्प शूटर द्वारा एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या पर बयान देने का वीडियो वायरल होने के बाद ड्यूटी में लापरवाही के लिए 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस हिरासत में दिए गए इस बयान में शार्प शूटर योगेश उर्फ राजू ने कहा था कि बाबा सिद्दीकी अच्छे इंसान नहीं थे। उनके भारत के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल दाऊद इब्राहिम से संबंध थे। मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे ने शुक्रवार रात एक सब इंस्पेक्टर समेत 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित करने का आदेश दिया है। योगेश लॉरेंस बिश्नोई हाशिम बाबा गिरोह से जुड़ा हुआ है। उसे पिछले महीने दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में जिम मालिक नादिर शाह की हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। योगेश का 12 अक्टूबर को महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या से कोई संबंध नहीं है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कोलकाता रेप मर्डर केस, ममता की डॉक्टरों से अपील, अनशन खत्म करें, सभी लोगों को एक साथ नहीं हटा सकते, राजनीति से ऊपर उठकर काम पर लौटें। जी हां दोस्तों, कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर के विरोध में अनशन कर रहे डॉक्टरों से बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने अनशन खत्म करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि डॉक्टरों की अधिकतर मांगे पूरी कर दी गई है, लेकिन स्वास्थ्य सचिव को हटाने की मांग को अस्वीकार कर दिया गया। ममता ने कहा कि हर किसी को विरोध का अधिकार है, लेकिन इससे स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित नहीं होनी चाहिए। किसी विभाग में हर किसी को एक साथ हटाना संभव नहीं है। हमने पहले ही DHS और DME को हटा दिया है, इसलिए राजनीति से ऊपर उठकर काम पर लौटें। ट्रेनी डॉक्टर के लिए न्याय और मेडिकल सुविधाओं में सुधार की मांग करते हुए जूनियर डॉक्टर पिछले 15 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। अब तक 6 डॉक्टरों को खराब स्वास्थ्य के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली में प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंचा, आम आदमी पार्टी सरकार ने यूपी से आने वाली बसों को ठहराया जिम्मेदार। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने रविवार को दिल्ली, खासकर आनंद विहार में खराब होती वायु गुणवत्ता के लिए पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से राष्ट्रीय राजधानी आने वाली बसों से निकलने वाले धुएं को जिम्मेदार ठहराया है। पार्टी ने यमुना में झाग पैदा करने वाले प्रदूषण के लिए भाजपा शासित राज्य और हरियाणा से कथित तौर पर अनौपचारिक
अनौपचारिक अपशिष्टों के छोड़े जाने को जिम्मेदार ठहराया। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि आनंद विहार में प्रदूषण का मुख्य कारण यूपी से आने वाली बसें हैं। हरियाणा और यूपी अपने अनौपचारिक अपशिष्टों को यमुना में छोड़ते हैं। उन्होंने इन मुद्दों पर यूपी सरकार से चर्चा करने का वादा भी किया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ड्रोन अटैक के जवाब में इजराइल का बेरूत पर हमला, दाहियन इलाके को खाली करने के दे दिए आदेश। प्रधानमंत्री नेतन्याहू बोले हिजबुल्लाह ने बड़ी गलती की है। जी हां दोस्तों, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर शनिवार को हुए ड्रोन अटैक के बाद इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना लेबनान में अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन चला रही है। हिजबुल्लाह ने भी इजराइल के उत्तरी इलाकों पर कई रॉकेट हमले किए हैं। नेतन्याहू ने अपने घर पर हुए हमले को हिजबुल्लाह की भारी गलती करार दिया है। नेतन्याहू ने चेतावनी देते हुए कहा कि मेरी हत्या का यह प्रयास हिजबुल्लाह को खत्म करने से नहीं रोक सकता। हिजबुल्लाह ने नेतन्याहू के होम टाउन सिसेरिया को ड्रोन से निशाना बनाया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। आपको हमारे साथ लड़ना है तो मर्द की तरह लड़ें। वोटर लिस्ट को लेकर संजय राउत ने बीजेपी को घेरा। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी के नेता लगातार वोटर्स लिस्ट में गड़बड़ी का मुद्दा उठा रहे हैं। उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव आयोग की मदद से बीजेपी मतदाता सूची में घोटाला करने की कोशिश में है। ये लोग लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि बीजेपी और उनके जो चेले चपाटे हैं वो चुनाव हारने जा रहे हैं। वो किसी भी हालत में जीत नहीं पाएंगे। हमने उन्हें लोकसभा में हराया और वे विधानसभा चुनाव में भी हार रहे हैं। ये वोटर्स लिस्ट में गड़बड़ी और घोटाले कर रहे हैं। चुनाव आयोग से हाथ मिलाकर और उनकी मदद से मतदाता सूची में गड़बड़ी करने की कोशिश की जा रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। एनएसई ने फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग में लॉट साइज 3 गुना बढ़ाया। इनमें 93% लोग नुकसान उठा रहे हैं। बीटेक स्टूडेंट ने 46 लाख गंवाए थे। जी हां दोस्तों, एनएसई ने इस स्टॉक मार्केट में फ्यूचर एंड ऑप्शंस में लॉट साइज को 3 गुना बढ़ा दिया है। निफ्टी 50 में जहां मौजूदा समय में 25 के लॉट साइज है उसको अब 75 कर दिया गया है। बैंक निफ्टी की लॉट साइज को 15 से 30 कर दिया गया है। फिन निफ्टी की 25 से 65 कर दी गई है, जबकि निफ्टी नेक्स्ट 50 की 10 से 25 लॉट साइज कर दी गई है। दोस्तों माना जा रहा है कि रिटेल ट्रेडर्स बहुत ज्यादा नुकसान कर रहे थे फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में। इस वजह से लॉट साइज को बढ़ाया गया है ताकि मार्केट से स्पाइक्स कम हो सकें। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। महंगे होने वाले हैं जूते और घड़ी, सस्ता हो जाएगा पानी और साइकिल, लग्जरी आइटम्स पर गिरेगी गाज। जी हां दोस्तों, जीएसटी पर बने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने कई जगह टैक्स रेट में बदलाव की सिफारिश की है। इन सभी मुद्दों पर अगले महीने होने वाली जीएसटी काउंसिल बैठक में निर्णय लिया जा सकता है। दरअसल दोस्तों साइकिल पर से भी टैक्स हटाया जा सकता है। साथ ही महंगे जूतों और घड़ी पर भी टैक्स बढ़ाने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा सिन टैक्स को बढ़ाने का भी फैसला हो सकता है। इसकी मदद से सरकार को 22,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कमाई होती है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के अनुसार कई जगह टैक्स बढ़ाने और घटाने की सिफारिश की गई है। अगर सभी सिफारिशें मान ली जाती है तो हाथ में पहनने वाली 25,000 रुपए से ज्यादा महंगी घड़ी पर जीएसटी 18% से बढ़ाकर 28% हो सकता है। इसके अलावा 15,000 रुपए से महंगे जूते पर भी जीएसटी 18% से बढ़ाकर 28% किया जा सकता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल्स में भी मिलेगा कैशलेस ट्रीटमेंट। नियमों में बदलाव से अब एडवांस पेमेंट जमा किए बगैर इलाज मिलेगा। जी हां दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़े नियमों में हाल ही में किए गए अपडेट ने कैशलेस ट्रीटमेंट की पहुंच को बढ़ा दिया है। अब पॉलिसी धारकों को नेटवर्क से बाहर के अस्पतालों में भी एडवांस पेमेंट जमा किए बगैर इलाज की अनुमति मिल जाएगी। दरअसल दोस्तों पहले आपको जहां पर आपके इंश्योरेंस कंपनी का टाइप होता था जिन जिन हॉस्पिटलों से, वहीं पर कैशलेस इलाज की सुविधा मिलती थी। लेकिन अब सरकार के नए नियम के अनुसार अगर आपकी इंश्योरेंस कंपनी का टाइप किसी हॉस्पिटल से नहीं भी है तब भी आपको कैशलेस ट्रीटमेंट जरूर मिलेगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। महाराष्ट्र में अखिलेश यादव की एंट्री ने बढ़ाई इंडिया गठबंधन की मुश्किलें। कई सीटों पर कांग्रेस और उद्धव के बीच तकरार। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट यानी कि शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर मतभेद खुलकर सामने आ रहे हैं। शिवसेना यूबीटी ने पहले ही साफ कर दिया है कि वह महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले के साथ
साथ सीटों के बंटवारे पर चर्चा नहीं करेगी। इसी बीच कांग्रेस के सूत्रों ने दावा किया है कि आने वाले 1-2 दिन में सीट बंटवारे के मुद्दे को सुलझा लिया जाएगा। राज्य के विपक्षी दलों के महाविकास अघाड़ी गठबंधन में कांग्रेस उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना, यूबीटी और राष्ट्रवादी कांग्रेस एनसीपी का शरद पवार गुट शामिल है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली सीआरपीएफ स्कूल ब्लास्ट, सीसीटीवी सामने आया, फोरेंसिक एक्सपर्ट बोले क्रूड बम जैसा मटेरियल। एनआईए एनएसजी की टीम पहुंची, गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट भी मांगी। जी हां दोस्तों, दिल्ली में रोहिणी सेक्टर 14 के प्रभात विहार इलाके में रविवार सुबह करीब 7:30 बजे सीआरपीएफ स्कूल के पास धमाका हुआ। इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ है, लेकिन सीआरपीएफ स्कूल की दीवार, आसपास की दुकानें और कुछ कारों को नुकसान पहुंचा है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी की टीम जांच के लिए पहुंची। मामले को लेकर गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट भी मांगी है। इसके अलावा जांच के लिए बम निरोधक दस्ता, फोरेंसिक टीम, क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल के साथ साथ फायर ब्रिगेड के अधिकारी भी पहुंचे हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हमास चीफ सिनवार का नया वीडियो आया सामने। इजराइल पर हमले से पहले सुरंग में जाता दिखा, पत्नी और बच्चे भी साथ थे। जी हां दोस्तों, इजराइल ने हमास चीफ यानमा सिनवार से जुड़ा एक और वीडियो रिलीज किया है। इस वीडियो में सिनवार गाजा की एक सुरंग में परिवार के साथ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस के मुताबिक शनिवार का ये वीडियो पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले से पहले का है। इजराइल की तरफ से जारी किए गए वीडियो में शनिवार 6 अक्टूबर की देर रात अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक सुरंग में आते जाते देखा जा सकता है। वे सभी बंकर में अपने लिए सामान लेकर जा रहे थे। इस बंकर को बाद में आईडीएफ ने खोज निकाला था। आईडीएफ के प्रवक्ता डेनियल हंगारी ने शनिवार को बताया कि यह सुरंग दक्षिणी गाजा के खान यूनिस में शनिवार के घर के नीचे थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बंगाल की खाड़ी में उठ रहा एक और तूफान, 120 किलोमीटर की रफ्तार से मचेगी तबाही, आईएमडी ने किया अलर्ट। जी हां दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में 23 अक्टूबर तक एक और चक्रवाती तूफान आ सकता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने रविवार को यह अलर्ट जारी करते हुए बताया कि इस वजह से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अपने खास बुलेटिन में बताया कि अंडमान सागर के ऊपर एक चक्रवाती परिसंचरण अगले 24 घंटे में बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव के क्षेत्र में बदल सकता है। यह सिस्टम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा और 22 अक्टूबर की सुबह तक डिप्रेशन और 23 अक्टूबर तक पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि इसके बाद इसके उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और 24 अक्टूबर की सुबह तक ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तटों से दूर उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक पहुंचने की संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार इसके प्रभाव में ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र में 23 से 25 अक्टूबर तक भारी बारिश हो सकती है। विभाग ने मछुआरों को 21 अक्टूबर तक किनारे पर लौट आने की सलाह दी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में हार के बाद टीम इंडिया में बदलाव, इस धाकड़ खिलाड़ी की हुई एंट्री। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली जा रही 3 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले टेस्ट मुकाबले में 8 विकेट से हार झेली। अब इस हार के बाद अचानक दूसरे टेस्ट के लिए टीम इंडिया ने बड़ा बदलाव कर दिया है। दरअसल दोस्तों, रिपोर्ट्स के अनुसार स्टार ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर को दूसरे टेस्ट के लिए टीम इंडिया में शामिल कर लिया गया है। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स के मुताबिक वाशिंगटन सुंदर को दूसरे टेस्ट के लिए टीम इंडिया में शामिल कर लिया गया। बेंगलुरु में खेले गए पहले टेस्ट में मिली हार के कुछ घंटों के बाद ही सुंदर की टीम इंडिया में शामिल होने की जानकारी सामने आई। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर बीसीसीआई की तरफ से सुंदर को टीम इंडिया में शामिल करने को लेकर कोई अपडेट नहीं दिया गया है। लेकिन दोस्तों, टीम इंडिया के प्रदर्शन से ऐसा लग रहा था कि भारत को एक और ऑलराउंडर की जरूरत है। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। रिलायंस कंपनी के संस्थापक का नाम क्या है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं रिलायंस कंपनी के संस्थापक का नाम क्या है तो जल्दी से उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।